Hello students, this is Atul Tyagi. Dear students, this is class 12 physics and we are studying here chapter 11, that is dual nature of radiation and matter. Dear students, this is the third video of this chapter. So let's start our video with the topic that is de Broglie wavelength in some cases. De Broglie wavelength in some cases. पहला है हमारा केस फर्स्ट. कंसीडर कीजिए इलेक्ट्रॉन हमारा एक्सेलरेट हो रहा है पोटेंशियल डिफरेंस v से. इफ an electron is accelerated by a potential difference v, then the energy of it is given by E इक्वल्स टू क्या आएगा हमारा EV आएगा. यहाँ पर E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और V क्या है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, इक्वेशन फर्स्ट. ओके, अब हमको पता होता है, वी ऑल्सो नो दैट भाई हाफ mv², ये क्या होता है हमारा काइनेटिक एनर्जी होती है, ये इसकी इक्वल होनी चाहिए EV की इक्वल. ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय स्मॉल m बोथ साइड. तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, दैट इज 1/2 mv² इंटू m इक्वल्स टू EV इंटू m. ओके, m से m की मल्टीप्लाई होगी तो m² हो जाएगा. 1/2 m² v² इक्वल्स टू m EV. ओके, कोई डाउट? अब हम इसे 2 को इधर ट्रांसफर कर लेंगे, दैट इज m² v² इक्वल्स टू 2m EV. ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं mv होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2m EV. ओके, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं mv इक्वल्स टू अंडर द रूट 2m EV. ओके, वी ऑल्सो नो दैट mv इक्वल्स टू क्या होता है हमारा p होता है, और ये p क्या है हमारा यहाँ मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम हो गया हमारा. ठीक है, तो यहां पर हम रख सकते हैं mv के प्लेस पर p रिप्लेस कर सकते हैं, p इक्वल्स टू अंडर द रूट 2m EV. ओके, ये बात क्लियर है. लेकिन इक्वेशन फर्स्ट से हमको पता चलता है, यहां से देखते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर की थी हमने, E इक्वल्स टू EV था हमारा. ठीक है, तो इसे यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, बट फ्रॉम इक्वेशन 1 E इक्वल्स टू EV था, सो P इक्वल्स टू क्या आएगा हमारा 2m, और EV के प्लेस पर आ गया हमारा E. ओके, सो दिस कैन बी कंसिडर्ड एज इक्वेशन 2. ओके, अब यहां से हम देखते हैं, दोबारा से इसी को लेकर चलते हैं अगेन. ये वाली लाइन को हम दोबारा से इसको स्टडी कर रहे हैं, p इक्वल्स टू अंडर द रूट 2m EV. ओके, तो हमको ये भी पता होता है लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है. लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है, हमने कल वाले लेक्चर में पढ़ा था, लैम्डा इक्वल्स टू h/p. ओके, लैम्डा इक्वल्स टू h/p, वेयर h क्या हमारा प्लैंक कांस्टेंट था हमारा,
और ये क्या था हमारा मोमेंटम था। ओके, तो ठीक है, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, पी की वैल्यू पुट कर देते हैं। पी की वैल्यू क्या है हमारी 2 MeV है, ये रहा हमारा पी की वैल्यू 2 MeV। तो हम रख सकते हैं सो लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन 2 MeV, और वो भी अंडर रूट के अंदर। ओके, अब ध्यान से देखें, ये जो h है ये प्लैंक कांस्टेंट है हमारा, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। ये m क्या है हमारा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। ये E हमारा क्या है, ये भी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू ये E क्या है हमारा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, और इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये जो ओवरऑल वैल्यू डिपेंड करेगी, हम जब इन्हें सॉल्व करेंगे तो ये हमारी इस टाइप से आएगी। एच की वैल्यू क्या होती है आपको 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होती है हमारी। ठीक है, मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है। और ई क्या होता है हमारा, स्मॉल ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, सारी वैल्यूज आप रखें, तो रखने के बाद सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा लैम्डा इक्वल्स टू 6.6 इंटू 10⁻34। ओके, 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, और ई कितना है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, और वी हमारा एज इट इज रख देते हैं। सारी की सारी जब वैल्यू आप सॉल्व करोगे तो 12.27 इंटू 10⁻10 अपॉन अंडर रूट वी, ये सारे को सॉल्व करने के बाद ये इतने सारे को सॉल्व करोगे आप तो वैल्यू आएगी हमारी 12.27 इंटू, इसकी वैल्यू ये हो जाएगी हमारी। ओके, वी हमारा अंडर रूट में रह जाएगा। ठीक है, सो लैम्डा इक्वल्स टू 12.27 इंटू 10⁻, ये मीटर में होगा मेजरमेंट, क्योंकि ऐसा यूनिट हमारी मीटर होती है वेवलेंथ की, ये वेवलेंथ है हमारी। तो 10⁻⁻10 मीटर किसके इक्वल होता है हमारा, 1 एंगस्ट्रॉम के इक्वल होता है हमारा। ठीक है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगस्ट्रॉम में लिख सकते हैं अंडर रूट वी। ओके, तो आप इसे बेटर है आप केवल ये वाली वैल्यू याद रखें, इसके तुरंत बाद आप इसको लर्न कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपका जो टाइम होगा वो कंज्यूम नहीं होगा, बच जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं केस सेकंड की। हमको पता है इन काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर एवरेज काइनेटिक एनर्जी of a particle at temperature capital T is given by E equals to 3/2 kT। ओके, यहाँ पर आपको पता है ये K क्या हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, आपने 11th स्टैंडर्ड पढ़ा होगा। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ओके, तो ये हमारी वैल्यू है। सो द डी ब्रॉगली wavelength of particle क्या हो जाएगी हमारी, फिर लैम्डा इक्वल्स टू हमारा वही आ जाएगा, लैम्डा इक्वल्स टू एच ओवर पी, लैम्डा इक्वल्स टू एच ओवर पी। ठीक है, लैम्डा इक्वल्स टू एच ओवर पी। ओके, लेकिन पी की वैल्यू कितनी थी, √2 ME थी, ये रही हमारी पी की वैल्यू, यहां से आई थी क्वेश्चन 2 से, पी इक्वल्स टू √2 ME, बट फ्रॉम इक्वेशन 2 P इक्वल्स टू √2 ME। ठीक है, सो लैम्डा इक्वल्स टू क्या आएगा हमारा, H अपॉन पी के प्लेस पे क्या होगा √2 ME।
कोई डाउट? परहैप्स देयर इज नो डाउट, सिंपल है। और लैम्डा इक्वल्स टू एच ओवर अंडर द रूट 2m, और ई की वैल्यू हमने क्या लिखी थी अभी, 3/2 kT इंटू 3/2 kT। ओके, तो यदि इसे हम सॉल्व करते हैं जस्ट अ मिनट, इसी को यदि हम सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आएगा, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा हमारा, अंडर रूट में 3m/kT। बात क्लियर है? सो ये हमारी वेवलेंथ आ गई इस तरह से। ओके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। नाइनटीन 1927 में डेविसन और जर्मन नाम के साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जो ड्यूअल नेचर को शो कर रहा था। ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट को 1927 में किया गया था। ठीक है, तो क्या था वो एक्सपेरिमेंट, उसको देखते हैं। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। इसमें इन्होंने एक सेटअप बनाया, पहले इसे लिख लेते हैं। इन 1927 डेविसन एंड जर्मर showed experimentally wave nature of इलेक्ट्रॉन। क्या था एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट क्या था इनका, इन्होंने एक सेटअप बनाया। ये पूरा का पूरा जो था हमारा वैक्यूम चैम्बर था। यहाँ पर इन्होंने एक फिलामेंट लगाया था। ठीक है, यहाँ पर एक बैटरी लगाई थी। ठीक है, वी वोल्ट अप्लाई करने के लिए। ठीक है, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन गन थी। ठीक है, ये हमारा क्या है, फिलामेंट है। फिलामेंट है हमारा। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन गन से हमारे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे तो किस टाइप से जा रहे थे, एक बीम की तरह जा रहे थे। ये हमारा यहाँ पर एक एनोड लगा हुआ था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमारे इस टाइप से जा रहे हैं। यहाँ पर कोई निकल का क्रिस्टल लगा हुआ था, कोई क्रिस्टल कंसीडर कर सकते हैं, निकल का क्रिस्टल।
HCrystal, निकल क्रिस्टल। ओके, तो लाइट सॉरी इलेक्ट्रॉन हम की बीम हमारा इस टाइप से टकराती है, और कंसीडर कीजिए ये इस टाइप से वापस, सॉरी ये डॉट डैश डैश ही शो करना है आपको, डॉटेड में इस टाइप से शो करना है। ठीक है, ये कोई हमारा मूवेबल कलेक्टर है। ठीक है, कोई कंसीडर किया जा सकता है कि ये कोई मूवेबल कलेक्टर है। ओके, ठीक है, ये डॉटेड में आपको शो करना है इस टाइप से। ठीक है, जो हमारी बीम है, ये इंसिडेंट और ये जो हमारी इस टाइप से रिफ्लेक्ट हो रही है, इनके बीच में फाई एंगल बन रहा है। ठीक है, यदि हम इस टाइप से देखते हैं, ठीक है, तो ये जो एंगल है हमारा इस क्रिस्टल के बीच में, ये वाला और जो ये वाला है हमारा, ये हमारे इक्वल एंगल है, थीटा है और ये भी हमारा थीटा है। ओके, ये डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम है, ये वाली जो है डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम है। डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम। ओके, यहाँ पर ये हमारा मूवेबल कलेक्टर है। क्लियर है, ये डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम है। चलिए, ये हमारा एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट हो गया। अब हम क्या करते हैं, ए फाइन बीम, इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। ए फाइन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is allowed to fall on nickel crystal. Using an इलेक्ट्रॉन गन। हमने इलेक्ट्रॉन गन का यूज़ करते हुए ये जो इलेक्ट्रॉन की बीम थी इस पर निकल क्रिस्टल पर फॉल किए, ताकि टकराए और उसके बाद डिफ्रैक्शन हो, और फिर हम इस बात को प्रूव कर पाएँ कि इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर भी है। ठीक है, मतलब वो ड्यूअल नेचर है हमारा, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों। द इलेक्ट्रॉन्स are scattered in all direction. In all directions by the atom of crystal, by the atom of crystal. कौन सा वाला क्रिस्टल, जो निकल क्रिस्टल हमने लिया था। ठीक है, द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन अकेले इंटेंसिटी इलेक्ट्रॉन की नहीं बोली जा सकती, बीम ही होगा वहां पर, तो बेटर रहेगा बीम लिख दें हम। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम in a given direction can be found using a detector, जो यहां पर था। ठीक है,
तो हमें एक पोलर ग्राफ मिलता है। अ पोलर ग्राफ is plotted between the scattered एंगल, बल्कि स्कैटर्ड एंगल नहीं, स्कैटर्ड तो कोई चीज़ होगी, स्कैटर तो स्कैटरिंग एंगल होगा, स्कैटर तो कोई चीज़ हो सकती है, जैसे इलेक्ट्रॉन हो सकते थे स्कैटर, स्कैटर्ड, SCATTERING, स्कैटरिंग एंगल कौन सा वाला, फाई, एंड द नंबर ऑफ स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन बीम। ओके, तो इसके बाद हमने कुछ ऑब्जर्वेशन, उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन देखी। क्या थी वो ऑब्जर्वेशन, इसको देखते हैं। क्या क्या ऑब्जर्वेशन थी वो देखते हैं। पहला था, एक उभार देखा गया था। सभी वोल्टेजेस के लिए अलग अलग वोल्टेज पर अलग अलग तरीके के उभार मिले, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उभार था, यानी बम्प सबसे ज़्यादा जो था वो था फाई की वैल्यू जब हमारी 50 डिग्री थी। ठीक है, तो हम लिखते हैं ए बम्प इज सीन फॉर ऑल वोल्टेजेस, VOLTAGES voltages, and it is found that it is maximum at phi equals to 50 डिग्री। और ये कौन सा था, which is the angle between the incident and the scattered beam as shown in figure। ठीक है, यहां से देख लेते हैं। यहाँ पर हमने वोल्टेज 54 वोल्ट पर सबसे ज़्यादा वैल्यू आई थी, मैंने जैसा भी बताया हमने 54 वोल्ट। ओके, और ये क्या था हमारा, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स। इस साइड में हम लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इधर हमारा वोल्टेज चल रहा है। ओके, तो ये 54 वोल्टेज पर हमने देखा यहाँ जब ये 50 डिग्री था तो जो बम्प मिल रहा था वो कुछ हमारा इस टाइप से था। ठीक है, ये कब था हमारा, जब ये 50 डिग्री था हमारा। ठीक है, फाई कितना था हमारा, 50 डिग्री था। ओके, अब एक ऑब्जर्वेशन तो हमारी ये थी। दूसरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि जो साइज था बम्प का वो मैक्सिमम था 54 वोल्ट के लिए, जो मैंने यहाँ पर बना ही दिया है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन थी, पहले बता ही चुका था आपको, द साइज of the bump
is the maximum at 54 वोल्ट। इसका थोड़ा सा मैं एक्सप्लेनेशन लिख रहा हूँ। This is equivalent to diffraction of light. In which maxima is obtained. और वो कब ऑब्टेन हुआ था? एट 54 वोल्ट्स। ओके, अब यहाँ से देखें, यदि हम दोबारा से वहीं पर आ जाते हैं तो यहाँ से देखते हैं हम थीटा प्लस फाइव प्लस थीटा कितना हो जाएगा हमारा? 180 डिग्री हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो थीटा प्लस थीटा कितना होगा? 2 थीटा, और फाइव 2 थीटा प्लस फाइव कितना होगा? 180। 2 थीटा प्लस फाइव फाइव कितना था हमारा? 50 डिग्री था। ठीक है, तो यदि हम इस टाइप से वैल्यू सॉल्व करते हैं तो थीटा की वैल्यू हमारी 65 डिग्री आती है। सो लिखते हैं हम एज फ्रॉम फिगर थीटा प्लस फाइव प्लस थीटा कितना होगा? 180 डिग्री। थीटा और थीटा 2 थीटा प्लस फाइव इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2 थीटा प्लस फाइव कितना था हमारा? 50 डिग्री था हमारा। 50 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2 थीटा इक्वल्स टू 50 इधर चला जाएगा, 180 में से सब्ट्रैक्ट होगा 130 डिग्री। थीटा इक्वल्स टू 130 डिग्री ओवर 2, और थीटा इक्वल्स टू 65 डिग्री आंसर आएगा। सॉरी, मतलब ये थीटा की वैल्यू हमारी 65 डिग्री आ जाती है। ठीक है, अब यदि हम यहाँ पर ब्रैग्स इक्वेशन लगाते हैं, ब्रैग्स लॉ लगाते हैं डिफ्रैक्शन के लिए, तो क्या आता है हमारा? फ्रॉम ब्रैग्स लॉ ऑफ डिफ्रैक्शन क्या मिलता है? 2d साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा, और फर्स्ट ऑर्डर के डिफ्रैक्शन के लिए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी हमारी। ठीक है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन एन इक्वल्स टू क्या होगा? 1। तो 2d साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा? लैम्डा, क्योंकि एन की वैल्यू क्या होगी हमारी? यहाँ पर 1 हो गई, और जब एन की वैल्यू हमारी यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 पुट करोगे तो 1 लैम्डा। 1 लैम्डा का मतलब सिंपल सी बात है, लैम्डा ही हो जाएगा। अब निकल क्रिस्टल के लिए, फॉर निकल क्रिस्टल CRYST, फॉर निकल क्रिस्टल जो इंटर एटॉमिक स्पेस होता है वो कितना होता है हमारा? इंटर एटॉमिक स्पेस हमारा क्या है? TRATOMI, इंटर एटॉमिक स्पेस, या सेपरेशन कर दो, यानी कि दो एटम्स के बीच का सेपरेशन कितना होगा हमारा? फॉर निकल क्रिस्टल इंटर एटॉमिक सेपरेशन इज 0.91 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, ये याद रखना। सो डी इक्वल्स टू क्या होगा? 0.91 एंगस्ट्रॉम। ओके, यानी कि ये कितना हो जाएगा हमारा? इसे आप कर सकते हैं, डी इक्वल्स टू 0.91 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ओके, अच्छा, अब हमको लैम्डा, ये रहा हमारा लैम्डा इक्वल्स टू 2d साइन थीटा हो गया हमारा। ओके, तो हम लिख सकते हैं 2d साइन थीटा इक्वल्स टू लैम्डा, और लैम्डा इक्वल्स टू 2d साइन थीटा। थीटा मैंने अभी 65 निकाला था, यहाँ पर बताया था मैं आपको। ये रहा, थीटा 65 डिग्री था। ठीक है, ये रहा। ओके, तो उसे भी रख देते हैं।
lambda equals to 2 into 0.91 into 10 to the power minus 10 into sin 65 डिग्री। और साइन 65 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 0.906। वी नो दैट, थोड़ा सा लर्न कर लेना, साइन 65 डिग्री इक्वल्स टू 0.906। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा लैम्डा इक्वल्स टू 2 इंटू 0.91 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 इंटू 0.906, और लैम्डा इक्वल्स टू आएगा हमारा इनकी सबकी मल्टीप्लाई करके 2 की, इसकी और इसकी, 1.65 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। और फिर इसे हमको पता होता है 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर 1 एंगस्ट्रॉम के इक्वल होता है, तो हम कह सकते हैं लैम्डा इक्वल्स टू 1.65 एंगस्ट्रॉम। इज दैट क्लियर? अब हम ये कंसीडर करते हैं, कंसीडरिंग इलेक्ट्रॉन एज अ वेव। तो फिर डी ब्रोगली हाइपोथेसिस लगा देते हैं। सो यूजिंग डी ब्रोगली डी ब्रोगली हाइपोथेसिस अप्लाई करने के बाद आपको पता है सारा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको याद रखना है बस लैम्डा इक्वल्स टू 12.27 अपॉन अंडर रूट वी, और एंगस्ट्रॉम में आंसर आएगा। मैंने आपको तब भी बताया था कि इसे ही याद कर लेना वरना बहुत लंबा पड़ता है। तो लैम्डा इक्वल्स टू पिछले डेरिवेशन में कराया था 12.27 अपॉन अंडर रूट वी। वोल्टेज कितना था हमारा? 54 वोल्ट था, ठीक है ना, ये एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। और इसे सॉल्व करेंगे तो ये भी हमारा नियरली कितना आएगा, ये लैम्डा इक्वल्स टू 1.66 एंगस्ट्रॉम के आसपास आएगा। तो ध्यान से देखिए, ये 1.65 एंगस्ट्रॉम है, ये 1.66 एंगस्ट्रॉम है, तो कोई ज़्यादा वेरिएशन तो है नहीं। तो हम कह सकते हैं वेवलेंथ कैलकुलेटेड इन मत करो, बाय लिखो, बाय बोथ द थ्योरीज दोनों थ्योरी से क्या आती है? लगभग सेम सी आती है, आर नियरली इक्वल, या क्लोज कह सकते हैं, नियरली इक्वल। thus this experiment establishes क्या establish कर रहा है कि वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, establishes वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, मतलब वो ड्यूअल नेचर को प्रूव करता है बाय कन्फर्मिंग, ये फुल स्टॉप नहीं है, बाय कन्फर्मिंग वेव नेचर ऑफ मूविंग पार्टिकल। Okay, so dear students, that's all for the day. Dear students, if you like this video, please like, share and subscribe. Thanks for watching. Have a wonderful day. And one more thing, Happy Republic Day.